आज है 7 फरवरी शनिवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज के अंक में हम सबसे पहले बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच हुए उस व्यापार समझौते की, जिसने भारतीय किसानों और विपक्ष के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। क्या वाकई भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह खोल दिए हैं? हम पड़ताल करेंगे उस गोपनीय नोट की भी, जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरे की नज़र में आ गया। इसके अलावा बात होगी एक ऐसे गिरफ्तारी की जिसे मुख्यधारा की मीडिया ने अधूरा दिखाया। कैसे एक एनडीए नेता फर्जी राजनयिक गाड़ी में घूमती पकड़ी गई। हम जानेंगे जेफरी एप्स्टीन की काली दुनिया के बारे में, जिसके दस्तावेजों में अब डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बिल क्लिंटन तक के नाम सामने आ रहे हैं। और अंत में दुनिया का वो चावल जो सोने के भाव बिकता है। सबसे बड़ी खबर भारत और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर है। शुक्रवार को जारी संयुक्त बयान के मुताबिक भारत ने अमेरिका से सोयाबीन, मक्का या डेयरी उत्पादों के सीधे आयात के लिए तो बाजार नहीं खोला है, लेकिन चोर दरवाजे से रास्ता जरूर दे दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस में वरिष्ठ पत्रकार हरीश दमोदरन अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि भारत ने कुछ अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ यानी शुल्क कम करने पर सहमति जताई है। इनमें सबसे अहम है डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स विद सॉल्यूबल्स यानी डीडीजीएस। यह मक्का से इथेनॉल बनाने के बाद बचा हुआ एक उत्पाद है, जिसका इस्तेमाल जानवरों के चारे के रूप में होता है। मुद्दा यह है कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मक्का और इथेनॉल उत्पादक है। वहां से आने वाला डीडीजीएस भारतीय सोयाबीन खली के मुकाबले बहुत सस्ता पड़ेगा। अभी भारतीय पोल्ट्री उद्योग 46 रुपये प्रति किलो की सोयाबीन खली खरीदता है, जबकि अमेरिकी डीडीजीएस 25 से 30 रुपये किलो में मिल सकता है। जानकारों का मानना है कि इससे भारतीय सोयाबीन किसानों और तेल मिलों को भारी नुकसान हो सकता है, खासकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में। चिंता की एक और बात यह है कि अमेरिकी मक्का जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम होता है, और वहाँ के पशु चारे में मांसाहारी तत्व भी हो सकते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसे भारतीय किसानों के साथ धोखा बताया है और पीयूष गोयल के इस्तीफे की मांग की है। किसान नेताओं का कहना है कि यह समझौता अमेरिकी कंपनियों को भारतीय पशु आहार बाजार पर कब्जा करने का मौका देगा। इसी व्यापार समझौते को लेकर एक और विवाद खड़ा हो गया है। मामला केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक जब मंत्री जी मीडिया को संबोधित कर रहे थे, तो उनके हाथों में एक ब्रीफिंग नोट था। कैमरे ने उस नोट को कैद कर लिया। उस नोट पर साफ शब्दों में लिखा था, भारत द्वारा कृषि क्षेत्र को नपा तुला खोलना। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पीयूष गोयल ने अपने भाषण में कृषि क्षेत्र को खोलने जैसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने केवल उन उत्पादों की लिस्ट गिनाई जिन्हें सुरक्षा दी गई है। विपक्ष अब सवाल पूछ रहा है कि क्या सरकार जनता और किसानों से यह सच्चाई छिपा रही है कि अमेरिकी दबाव में कृषि क्षेत्र को धीरे धीरे खोला जा रहा है। अमेरिकी कृषि सचिव ब्रूक रॉलिंस ने तो साफ कह दिया है कि यह डील भारत के विशाल बाजार में अमेरिकी उत्पादों की बाढ़ ला देगी। ऐसे में सरकार की चुप्पी और वो सीक्रेट नोट कई गंभीर सवाल खड़े करता है। व्यापार समझौते के साथ ही एक तलवार भारत के तेल आयात पर भी लटक रही है। क्या भारत को अब रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि नए समझौते के तहत अमेरिका भारत के तेल व्यापार की निगरानी करेगा। ऊर्जा विश्लेषकों का कहना है कि स्थिति अभी साफ नहीं है। केपल के एनालिस्ट सुमित रितौलिया के अनुसार सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि ट्रंप प्रशासन इस समझौते को कितनी सख्ती से लागू करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साफ कर चुके हैं कि अगर भारत ने रूसी तेल खरीदना जारी रखा, तो भारतीय सामानों पर 25% का भारी भरकम टैक्स फिर से लगाया जा सकता है। ये भारत के लिए एक धर्म संकट है। अगर भारत रूसी तेल छोड़ता है, तो देश में पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा और रूस के साथ पुराने रिश्तों में खटास आएगी। और अगर नहीं छोड़ता है, तो अमेरिका भारतीय निर्यातकों की कमर तोड़ देगा। फिलहाल भारत ने अपनी तेल खरीद में कटौती तो की है, लेकिन पूरी तरह बंद करना अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका होगा। अब रुख करते हैं देश के अंदरूनी मामलों की ओर। ऑल्ट न्यूज़ की ओएशानी भट्टाचार्य ने एक ऐसी खबर का खुलासा किया है जिसे मेनस्ट्रीम मीडिया ने लगभग दबा दिया था। 23 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने अशमा बेगम नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया। यह महिला एक विदेशी दूतावास की जाली नंबर प्लेट लगी कार में घूम रही थी। बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियों ने खबर तो दी, लेकिन महिला का चेहरा धुंधला कर दिया और उसकी पहचान छिपा ली।
ऑल्ट न्यूज़ की जांच में पता चला कि अशमा बेगम एनडीए के सहयोगी दल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई आठवले की राष्ट्रीय सचिव हैं। सोशल मीडिया पर उनकी केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के साथ कई तस्वीरें हैं। इतना ही नहीं, वो एक यूनिवर्सिटी में निदेशक के पद पर भी थी, जहां से गिरफ्तारी के बाद उनका नाम हटा दिया गया। सवाल ये है कि जब एक आम आदमी छोटी सी गलती पर भी सुर्खियों में आ जाता है, तो सत्ताधारी गठबंधन से जुड़ी इस नेता की पहचान को मीडिया ने क्यों छिपाया? एक और खबर मध्य प्रदेश से है। राज्य के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में की गई अपनी आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए फिर से माफी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें समय सीमा दी थी कि या तो वे माफी मांगें या मुकदमे का सामना करें। विजय शाह ने कहा कि देशभक्ति के उत्साह में उनसे छोटी सी चूक हो गई थी। याद दिला दे कि पिछले साल उन्होंने कर्नल कुरैशी पर एक बेहद अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद भारी विवाद हुआ था। अब देखना यह है कि क्या उनकी यह माफी अदालत और जनता को स्वीकार होगी। पूर्वोत्तर भारत से एक दुखद खबर है। द स्क्रॉल की रिपोर्ट के अनुसार मेघालय के ईस्ट जैंतिया हिल्स में अवैध कोयला खदान में हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस हादसे से कुछ दिन पहले ही सामाजिक कार्यकर्ताओं और एक सेवानिवृत्त जज ने प्रशासन को चेतावनी दी थी कि वहां अवैध खनन और विस्फोट हो रहे हैं। लेकिन प्रशासन ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज किया। ये खदानें रेड होल माइनिंग के तहत आती हैं, जिन पर एनजीटी ने 2014 में ही प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बावजूद स्थानीय माफिया और प्रशासन की मिलीभगत से यह जानलेवा खेल जारी है। मरने वाले ज्यादातर गरीब मजदूर असम और नेपाल के थे। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिका की संस्था यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी यूएससीआईआरएफ ने एक बार फिर भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर चिंता जताई है। द वायर के मुताबिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में ईसाइयों और मुस्लिमों पर हुए हालिया हमलों का जिक्र किया है। आयोग ने अमेरिकी विदेश विभाग से मांग की है कि भारत को कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न घोषित किया जाए। हालांकि भारत सरकार हमेशा से इन रिपोर्ट्स को पक्षपातपूर्ण बताती रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बार बार उठते ये सवाल भारत की छवि के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। उधर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हिंसा का दौर जारी है। शुक्रवार को इस्लामाबाद की एक शिया मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले में 31 लोगों की मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट आईएसआईएस ने ली है। ये हमला राजधानी इस्लामाबाद में हुआ, जो बताता है कि पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था किस कदर चरमरा गई है। अमेरिका से एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जेफरी एप्स्टीन, जो एक कुख्यात यौन अपराधी था, उससे जुड़े हजारों दस्तावेज सार्वजनिक हुए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन दस्तावेजों में दुनिया के कई सबसे ताकतवर लोगों के नाम शामिल हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू और टेस्ला के मालिक एलन मस्क, इन सभी के एप्स्टीन के साथ संबंधों का जिक्र इन फाइलों में है। हालांकि इन नामों का होना यह साबित नहीं करता कि उन्होंने कोई अपराध किया है, लेकिन यह जरूर बताता है कि एप्स्टीन की पहुंच कितनी ऊंची थी। दस्तावेजों में ट्रंप के हवाले से यह भी कहा गया है कि एप्स्टीन को कम उम्र की लड़कियां पसंद थीं। ये खुलासा अमेरिकी राजनीति में भूचाल ला सकता है। खेल की दुनिया से खबर। मिलानो कॉर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक शुरू हो चुके हैं, लेकिन वहां खेल से ज्यादा चर्चा अमेरिकी राजनीति की हो रही है। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार कई अमेरिकी एथलीट ट्रंप प्रशासन की आव्रजन नीतियों यानी इमिग्रेशन पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। टीम यूएसए ने अपने हॉस्पिटलिटी हाउस का नाम बदलकर खुद को सरकारी नीतियों से अलग दिखाने की कोशिश की है। ब्रिटेन के एक एथलीट ने तो बर्फ पर अपमानजनक शब्द लिखकर अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी का विरोध किया। ये दिखाता है कि खेल का मैदान अब केवल खेल तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह राजनीतिक विरोध का भी एक बड़ा मंच बन गया है। और अंत में बात करते हैं दुनिया के सबसे महंगे चावल की। सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान का किनमेमाई प्रीमियम चावल इन दिनों चर्चा में है। इसकी कीमत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, करीब 9 से 10 हजार रुपये प्रति किलो। इस चावल को बनाने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि 5000 किस्मों में से केवल 4-5 बेहतरीन किस्में ही चुनी जाती हैं। इसे पकाने पर यह हीरे की तरह चमकता है। इसके निर्माता का कहना है कि वो इसे मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि जापानी चावल की शान बढ़ाने के लिए बनाते हैं। हालांकि शेफ्स का कहना है कि इतना महंगा होने के कारण इसे किसी रेस्टोरेंट के मेन्यू में रखना लगभग नामुमकिन है। तो अगर आप चावल के शौकीन हैं और आपकी जेब इजाज़त देती है, तो इसे चखना एक अनुभव हो सकता है। आज के हरकारा में बस इतना ही। भारत अमेरिका ट्रेड डील हो या एप्स्टीन की लिस्ट, हर खबर के पीछे कई परतें होती हैं, और हमारा काम है उन परतों को आपके लिए खोलना।
आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप हमें व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, ट्विटर और ब्लू स्काई पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, नई खबरों और सटीक विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए हरकारा। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। नमस्कार।